इम्पॉर्टेंट आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल 12th फिजिक्स जो बोर्ड में अक्सर आते रहते हैं उन प्रश्नों पर डिस्कशन करते हैं। ये बोर्ड परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे गोले पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश हैं। इनके बीच लगने वाले बल का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले प्रश्न को समझ करके जो दिया है उसको छांटना चाहिए। तो यहाँ पर हमको जो दूरी दिया है आर, ये दिया है 30 सेंटीमीटर। तो इस सेंटीमीटर को हम मीटर में बदलेंगे तो ये 10⁻⁻2 हो गया, 30 × 10⁻²। फिर ये 30 में से भी 10 हटा देंगे तो ये 3 × 10⁻1 मीटर हो जाएगा। ये आर का मान हो गया। फिर ये Q1 दिया है, ये आवेश का मान है। इसके बाद ये Q2 दिया है, ये दूसरे आवेश का मान है। अब हम जानते हैं कि यदि दोनों आवेशों के बीच बल लगता है तो उसका सूत्र होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसमें सभी का मान रख देंगे तो देखिए 1/4πε0 का मान ये नहीं दिया रहेगा, ये 9 × 10⁻9 होता है। Q1 का मान ये 2 × 10⁻⁷ है तो उसको लिख दिए हैं। और ये Q2 का मान 3 × 10⁻⁷ है तो उसको लिख दिए हैं। फिर अपॉन में r² है तो r का मान 3 × 10⁻1 है, इसको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर जो संख्या जैसे यहाँ पर 9 है, 2 है, 3 है, इसको संख्या को अलग कर लिए हैं। यहाँ 3 × 3 ये स्क्वायर है तो ये लिख लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए 10 की घात को देखते हैं तो 10 की घात ये 9 लिख दिए। फिर इसके बाद 10 की घात -7 तो -7, फिर ये -7 तो ये -7। और यहाँ पर ये जो 10 की घात -1 है, जब अंदर गुणा करेंगे तो 10 की घात -2 होगा, ऊपर जाके ये +2 हो जाएगा। इस तरह से हम मान रखेंगे। अब इसको हम काट देंगे तो ये 3 हो गया और ये 3 त्रिकाई 9 हो गया। और इसका गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और ये 10 की घात 9 को देखिए तो 9 2 11 और 7 7 14 हो गया। तो 11 में 14 चला गया तो -14, इसलिए 10 की घात -3 न्यूटन का बल इन आवेशों के बीच लगेगा। अब यहाँ अगला प्रश्न है, आपको प्रत्येक संधारित्र 4 माइक्रोकूलाम के 3 संधारित्र दिए गए हैं। इनके संयोजन का चित्र बनाइए और गणना करिए ताकि परिणामी धारिता 6 माइक्रोकूलाम हो सके। तो सबसे पहले प्रश्न को देख लिए। अब प्रश्न में हमारे पास जो संधारित्र हैं वो 3 हैं और सभी का मान 4 माइक्रोकूलाम है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, माइक्रोफेरेड है, कूलाम माइक्रोफेरेड जो भी लिखा हो, सॉरी यहाँ पर फेरेड होना चाहिए, माइक्रो फेरेड है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा C1 बराबर 4 माइक्रोफेरेड, C2 बराबर 4 माइक्रोफेरेड, C3 बराबर 4 माइक्रोफेरेड। अब हमको इस तरह से इनको संयोजित करना है कि 6 माइक्रोफेरेड आ जाए। तो मान लेते हैं कि C1 और C2 को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। फिर जो उसका मान होगा उसके साथ C3 को हम किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में। और इस तरह से ये संयोजन का चित्र है। अब इसका मान निकाल के हम देखते हैं। तो मानते हैं कि C1 और C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो श्रेणी क्रम का जो सूत्र होता है 1/c = 1/c1 + 1/c2 होता है। तो यहाँ 1/c लिखेंगे और C1 का मान 4 है और C2 का मान भी 4 है तो ये मान रख देंगे। अब इसको आगे आप हल करके देखेंगे तो यहाँ देखिए ये 1/4 + 1/4 जुड़ करके 2/4 हो जाएगा। फिर इसको हम उल्टा कर रहे हैं, C को ऊपर लिख दिए हैं तो इसमें भी 4 को ऊपर 2 को नीचे लिख देंगे। भाग करेंगे तो ये 2 माइक्रोफेरेड हो गया। अब जो उसका मान आया है उसको C3 के साथ समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो एक नया मान लेते हैं कि C' बराबर हो गया C + C3। तो यहाँ C का मान तो 2 आ गया है तो यहाँ 2 रख दिए और C3 का मान 4 है तो 4 रख दिए। तो इस तरह से 4 माइक्रोफेरेड उसका जो है मान आ जाएगा। संधारित्र को इस तरह से जोड़ना है। अब अगला प्रश्न है 2 पिकोफैरेड, 3 पिकोफैरेड और 4 पिकोफैरेड धारिता वाले 3 संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। संयोजन की कुल धारिता क्या होगी? 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र का आवेश भी ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले जो हमको ये दिया है उसको हम किस तरह से लिखेंगे। तो C1 बराबर मान लेते हैं 2pf, फिर C2 बराबर मान लेते हैं 3pf और C3 बराबर मान लेते हैं 4pf। और ये समांतर क्रम में जोड़े हैं तो समांतर क्रम के लिए सूत्र होता है C बराबर C1 + C2 + C3। यहाँ इनका मान रख देंगे। C1 का मान यहाँ 2 है तो 2 लिख दिए, फिर C2 का मान 3 है तो 3 लिख दिए, C3 का मान 4 है तो 4 लिख देना है।
अब इन सभी को जोड़ देंगे तो C का मान 9 माइक पिको फैरेड हो जाएगा। अब इसमें पूछा है कि प्रत्येक संधारित्र को कितना आवेश मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए Q1 आवेश बराबर होता है CV, Q बराबर CV होता है। तो पहले का निकालेंगे तो Q1 C1 भी। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें मान रख देते हैं। जो C1 का मान है 2pf है। तो यहाँ P का मतलब 10 की घात -12 है, तो ये लिख दिए। और V का मान 100 वोल्ट दिया है, तो इस तरह से करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और इसके बाद यहाँ पर 100 का मतलब 10 की घात 2 है, तो ये -12 में 2 कम कर देंगे तो 10 की घात -10 हो जाएगा। इसी तरह से Q2 बराबर C2 है। तो यहाँ C2 का मान 3 पिको फैरेड है, तो 3 और पिको का मतलब 10 की घात -12, V का मान 100 है तो 100। तो इस तरह से 3 गुणे 10 की घात -10 जो है, इसका आवेश का मान कूलाम में लिखते जाना है। फिर तीसरा आवेश है C3 भी। तो यहाँ पर C3 का मान 4 पिको फैरेड है, तो 4 गुणे 10 की घात -12 हो गया, इसका मान 100 हो गया। अब इसमें हम 100 में गुणा कर देंगे तो 10 की घात -10 ये कूलाम। इस तरह से इसका मान निकल आएगा आवेशों का। अब अगला प्रश्न है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट एवं आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, इससे ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो जो विद्युत वाहक बल है उसको ई से लिख लेंगे, 12 वोल्ट हो गया। आंतरिक प्रतिरोध को आर से लिखेंगे, 0.4 ओम हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको धारा निकालना है, तो हम जानते हैं कि धारा बराबर होता है विद्युत वाहक बल बटे आंतरिक प्रतिरोध, अर्थात ई बटे आर। तो ये लिख दिए। ई का मान 12 है, स्मॉल आर का मान 0.4 है। यदि दशमलव हटाएंगे तो 120 हो जाएगा। 120 में 4 का भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 एम्पियर। अब चलिए अगले प्रश्न में है, 8 वोल्ट विद्युत वाहक बल की संचायक बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोधक का उपयोग करके 120 वोल्ट डीसी स्रोत से चार्ज किया जाता है। चार्ज करते समय इसकी टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। तो चलिए प्रश्न को देख लिया। अब इसमें से मान हम रख लेंगे। तो यहाँ विद्युत वाहक बल दिया है सेल का, तो ई बराबर 8 वोल्ट हो गया। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बराबर 0.5 ओम हो गया। और यहाँ पर जो प्रतिरोधक है कैपिटल आर 15.5 ओम हो गया। और यहाँ पर जो चार्जिंग का वोल्टेज है वो कितना है, 120 वोल्ट है, तो ये 120 वोल्ट लिख लिए। इस तरह से हमको करना है। फिर हमको चार्ज करते समय इसकी टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ आगे। अब हम जानते हैं कि धारा हम निकालेंगे। तो धारा बराबर होता है विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो यहाँ विद्युत वाहक बल कितना होगा, जितना हम चार्जिंग दे रहे हैं 120, और जितने वोल्ट की बैटरी लगी हो 8, उसमें से घटा देंगे, जो बचेगा वो विद्युत वाहक बल कहलाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 120 माइनस 8। फिर कुल प्रतिरोध, तो यहाँ कैपिटल आर का मान 15.5 है, स्मॉल आर का मान 0.5 है। तो यहाँ 120 में 8 घटाएंगे तो 112 हो जाएगा। 15.5 में 0.5 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। भाग करेंगे तो 16 सत्ते 112, 7 एम्पियर धारा का मान आ गया। अब हमको निकालना है टर्मिनल वोल्टता। तो टर्मिनल वोल्टता का सूत्र होता है V इक्वल टू ई माइनस आई आर, लेकिन यहाँ प्लस लिखा है। चार्ज करते समय इस चिन्ह को प्लस लेना है, और उपयोग करते समय इस चिन्ह को क्या लेना है, माइनस। यदि चार्ज करते समय न लिखा होता तो हम यहाँ माइनस ले लेते। फिलहाल ये चार्ज करते समय है तो प्लस लिए हैं। अब यहाँ ई का मान कितना दिया था, 8, तो 8 लिख दिए। आई का मान ये 7 है तो 7 लिख दिए। और स्मॉल का आर 0.5 है, तो 0.5 ही गिवन है, दिया हुआ है। तो यहाँ 8 और इसमें गुणा करेंगे तो 7 पना 35, 3.5 आया, जोड़ देंगे तो V इक्वल टू 11.5 वोल्ट। तो इस तरह चार्ज करते समय जो इस बैटरी की वोल्टता है वो 11.5 वोल्ट होगी। अब अगले प्रश्न में है, 10 वोल्ट के विद्युत वाहक बल एवं 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित करने पर परिपथ में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का मान और टर्मिनल वोल्टता हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको देख लेते हैं। तो विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट दिया है तो ई से लिख लिए। आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम दिया है तो स्मॉल आर से लिख लेंगे। और धारा 0.5 दिया है तो यहाँ पर आई से लिख लिए। अब हमको क्या निकालना है इसमें, प्रतिरोधक। तो हम एक सूत्र जानते हैं, धारा बराबर होता है कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो यहाँ विद्युत वाहक बल को ई लिखे हैं, कुल प्रतिरोध कैपिटल आर और स्मॉल आर हो जाएगा। यहाँ से हमको कैपिटल आर निकालना है, इसलिए हम इसका सूत्र बना लेंगे। तो कैपिटल आर, इसका हम पक्षांतर इधर कर दिए, आई को नीचे ले आए तो इस तरह से बनेगा। अगले स्टेप में स्मॉल आर को भी पक्षांतर कर दिए तो इस तरह से हो गया। अब मान रख देते हैं। ई का मान 10 दिया है तो 10 लिख दिए, आई का मान 0.5 दिया है तो वो लिख लिए, आर का मान 3 है तो 3 लिख दिए।
आगे के स्टेप में आप देखेंगे यहाँ पर ये दशमलव हटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 में 5 का भाग करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में 3 घटाएंगे तो 17 हो जाएगा। इन सवालों को एक बार लगा के देखिएगा। फिर हमको टर्मिनल वोल्टता निकालना है, तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है। ई का मान 10 है, आई का मान यहाँ 0.5 दिया ही है, स्मॉल आर का मान भी दिया है, तो यहाँ से गुणा करेंगे 1.5 और इसको घटाने पर 8.5 वोल्ट इसकी टर्मिनल वोल्टता होगी। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है, कमरे के ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा? प्रतिरोध ताप गुणांक 1.7 गुणे 10⁻⁻4 प्रति डिग्री सेल्सियस है। तो चलिए प्रश्न पढ़ने के बाद इसमें जो ज्ञात है उन चीज़ों को लिखते हैं। तो R1, ये जो प्रतिरोध का मान 100 ओम है, तो पहला प्रतिरोध R1 मान लेते हैं। ये किस ताप पर है? 27 डिग्री सेल्सियस, तो T1 का मान 27 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। फिर प्रतिरोध गर्म करने पर 117 ओम हो जाता है, तो R2 का मान 117 हो गया। और ये जो प्रतिरोध ताप गुणांक है उसको अल्फा से लिखते हैं, तो अल्फा इक्वल टू 1.7 गुणे 10⁻⁻4 प्रति कूलाम, ये मान को हम रख दिए। इस तरह से पूरे मान हमको उतार लेना है। अब यहाँ पर हमको सूत्र का इस्तेमाल करना है। अल्फा इक्वल टू R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1 होता है। अब यहाँ पर हमको ताप निकालना है, तो T2 माइनस T1 का हम इधर पक्षांतर कर लिए और ये अल्फा को हम नीचे आने दिए। इस तरह से पक्षांतर करने के बाद सभी का मान रख देते हैं। तो ये जो मान है ये T1 का मान है, यहाँ R2 का मान 117 है, R1 का मान कितना है? 100 है, फिर R1 का मान यहाँ 100 है और ये अल्फा का मान है। तो जो ऊपर मान रखे हैं, जो दिया है, वो सभी मान रख देना है। मान रखने के बाद हम देखते हैं कि कैसे अब इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ें हैं। ये 100 को हमने 100 रख दिया और ये 1.7 का ऊपर शून्य उतारेंगे और 10⁻⁻4 है तो इसके भी ऊपर 4 शून्य उतारेंगे। तो 117 में 100 घटाएं तो 17 आ गया। अब ये 4 शून्य इसके और 1 दशमलव का कुल मिला के ये 5 शून्य उतार दिए हैं। ये सब 17 से 17 कट जाएगा, ये शून्य से शून्य कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 1000। अब इस -27 का हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो +27 हो जाएगा। तो वह जो दूसरा ताप है T2 बराबर 1027 डिग्री सेल्सियस का होगा। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक लंबे सीधे तार पर 35 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा? तो यहाँ देख लीजिए हमारे पास I बराबर 35 एम्पीयर है और जो इनकी दूरी दी है उसको एक बार देख लीजिए। यहाँ पर दूरी दिया है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ तारों की दूरी को D से दर्शाते हैं, तो 20 सेंटीमीटर हो गया और ये सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। अब हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। तो जो सीधे धारावाहित चालक का चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका सूत्र होता है B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2πD। अब इसमें हम मान रखते हैं, तो ये जो म्यू का मान है दिया न रहेगा, ये होता है 4π गुणे 10⁻⁻7। आई का मान कितना दे दिया है? ये 35। फिर यहाँ पर हम 2 लिख दिए हैं, इसके बाद यहाँ पाई लिख दिए हैं और डी का मान जो ये है 20 गुणे 10⁻⁻2, तो मान रख देना है। मान रखने के बाद इसको हल करेंगे तो कैसे कैसे देख लीजिए। यहाँ से ये पाई और ये पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 और ये 2 का ये 2 हो जाएगा। फिर इस 2 से जब हम इधर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10। तो इस तरह से हमारे पास जो आ गया 35/10 आ गया। अब घात को देखते हैं तो ये -7 है तो -7, ये -2 है तो ऊपर जाके +2। इस तरह से 35 में 10 का भाग करेंगे तो 3.5 गुणे 10⁻⁻5 टेस्ला इस तरह से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। अब हमारे पास प्रश्न है, क्षैतिज तल में रखे लंबे सीधे तार में 50 एम्पीयर की विद्युत धारा उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के पूर्व में 2.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा क्या होगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आई का मान 50 एम्पीयर दिया है, डी का मान 2.5, जो दूरी दी है ये 2.5 मीटर है, धारा का मान यहाँ 50 एम्पीयर दिया हुआ है, ये मान हम रख लिए हैं। इसके बाद यहाँ पर सीधा तार है। सीधे तार के चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 2πD। इसमें सभी मान रखेंगे, तो म्यू नॉट का मान 4π गुणे 10⁻⁻7, आई का मान यहाँ पर 50 है तो 50 कर लिए। अब यहाँ पर 2 है, पाई है, सारा मान रख देंगे। मान रखने के बाद इसको काटने की कोशिश करके तो पाई से पाई कट जाएगा और 2 से ये 4 कट गया, 2 2 दूनी 4।
तो 2 और 50 का गुणा होगा तो 100 होगा, ये 2.5 होगा और यहाँ 10 की घात -7 है। अब यदि दशमलव हटा करके इसको भाग करेंगे तो ये 40 हो जाएगा, 10 की घात -7। यदि एक 10 इसका और हटाना चाहते हैं 40 का, तो ये 10 की घात -6 टेस्ला हो जाएगा। और ये पूर्व में कागज के तल के लंबवत ऊपर की होगा, इसमें दाहिने हाथ का हथेली का नियम लगा करके आप निकाल सकते हैं इसका मान दिशा। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है, व्योमस्थ खींचे क्षैतिज बिजली की तार में 90 एम्पीयर विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। तार के नीचे 1.5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण और दिशा क्या होगा। तो चलिए, प्रश्न में धारा का मान दिया है तो I बराबर 90 एम्पियर हो गया और दूरी 1.5 है तो 1.5 मीटर लिख दिए। और फिर से यहाँ पर सीधे धारावाही चालक की बात हो रही है, उसके चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है B बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2πd। इस सूत्र को हम लिख दिए हैं। अब यहाँ मान रख देते हैं तो म्यू नॉट का मान 4π गुणे 10 की घात -7, ये नहीं दिया रहेगा, आपको याद करके जाना पड़ेगा। आई का मान ये 90 है, यहाँ 2π है और डी का मान 1.5 है। यदि यहाँ पर ये पाई पाई कैंसिल कर देंगे और ये 2 दूनी 4 कर देंगे, तो हम इसका गुणा करेंगे, 90 और 2 का 180 और दशमलव 1.5 है, 10 की घात -7 ऐसे ही लिख दिए। यदि हम इसमें दशमलव हटा के भाग करेंगे तो 120 आएगा। अब हम इस दशमलव को एक अंक 2 अंक हम इधर खिसकाना चाहते हैं, माने यहाँ दशमलव लगाना चाहते हैं, तो 2 यहाँ +2 घात हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 10 की घात -5 टेस्ला। अब इसकी जो दिशा है वो पूर्व में कागज के तल के लंबवत कहाँ की ओर होगी, नीचे की ओर। तो पूर्व दिशा में कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर इसकी दिशा होगी। अगला प्रश्न देखिए, एक तार जिसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है 0.15 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखा गया है, उसके एकांक लंबाई में लगने वाले बल के परिमाण व दिशा को ज्ञात करिए। तो यहाँ I बराबर 8 एम्पियर, ये हम लिख देंगे। फिर B बराबर 0.15 टेस्ला, तो ये हम इसको भी लिख देंगे। फिर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र जो है 30 डिग्री पर है, थीटा का मान, तो ये 30 डिग्री लिख दिए। अब हम जानते हैं F बराबर क्या होता है, ILB साइन थीटा। तो इन मानों को हम यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यदि एकांक लंबाई पर है तो L को हम यहाँ बटे मिला दिए हैं, यहाँ पर F है तो F अपॉन L लिख दिए हैं। यहाँ पर क्या बचा, IB साइन थीटा। तो I का मान कितना दिया है, 8, तो 8 लिख दिए। B का मान 0.15 वो दे दिए और थीटा का मान ये है तो थीटा की जगह रख दी। अब इनका मान रखते हो 8 गुणे 0.15 और साइन 30 का मान 1/2 होता है। यदि हम इसको हल कर देंगे तो ये 2 का भाग 8 में करेंगे तो 4 और 15 चौको 60, 0.6 न्यूटन प्रति मीटर जो है बल की दिशा होगी, ये बल का मान होगा। और इसकी दिशा हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ प्रश्न है, तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इनमें 0.40 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात करिए। तो चलिए, इसमें से जो दिया है उसको देख लेते हैं। तो धारा का मान 0.4 ये दिया है एम्पियर, इसको लिख लेंगे। त्रिज्या दी है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर ये 8 सेंटीमीटर लिख लिए। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 की घात -2 लिखना पड़ेगा। इसमें फेरे 100 हैं तो यहाँ n फेरों की संख्या ये हो गई। अब हमको यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है वृत्ताकार कुंडली का। तो कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र होता है B बराबर म्यू नॉट NI अपॉन 2R। इसमें म्यू का मान 4π गुणे 10 की घात -7 और यहाँ पर n का मान भी है। n का मान कितना दिया है, 100, तो यहाँ पर अभी क्या लिखना है, 100 भी लिखना है। यहाँ पर गुणे में 100 छूट गए हैं, आपको ध्यान रखना, इसमें 100 आप लिख लेना, ये 100 हो गया। और I का मान 0.4 है तो 0.4 हो गया। अब इस मान रखने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो 0.1 पाई आ गया। कैसे कैसे आ गया, या 8 दूनी 16 है या 4 चौको 16 है, तो ऊपर 0.16 आएगा, यहाँ पर नीचे 16 आएगा, उसको भाग करें तो 0.1 पाई आ गया। अब ये 10 की घात -7 है, ये 100 है तो 100 की घात 2 होती है, तो यहाँ +2 लिख देंगे। तो इस तरह से यहाँ -7 में +2 करेंगे तो -5 आएगा। अब यहाँ पर जो पाई का मान होता है वो 3.14 होता है, ये दशमलव लगा है इसलिए बटे में 10 कर दिए हैं। अब इस 10 को यदि हम बाहर जाने देंगे, ये 10 की घात -5 है, बटे का 10 जाएगा तो -1 और आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.14 गुणे 10 की घात -6 टेस्ला। अगला प्रश्न है, एक छोटा छड़ चुंबक
जो एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र 0.25 टेस्ला के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, जिस पर 4.5 गुणे 10⁻² जूल का बल आघूर्ण लगता है। चुंबक के चुंबकीय आघूर्ण का परिमाण क्या होगा? तो यहाँ पर जो बी का मान दिया है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये लिख लिए। इसके बाद जो टाउ का मान बल आघूर्ण का मान दे दिया है, तो ये वाला बल आघूर्ण का मान रख लिए। फिर थीटा का मान ये दिया है, तो थीटा का मान भी रख दिए। अब हम जानते हैं कि जो बल आघूर्ण का सूत्र होता है वो होता है टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। यहाँ आप देख रहे होंगे टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब इसमें हमको चुंबकीय आघूर्ण एम का मान निकालना है, तो बी साइन थीटा को हम बटे में पक्षांतर कर देंगे। अब मान रख दे देना है, ये टाउ का मान हो गया, ये वाला मान रख देंगे। फिर यहाँ बी का मान हो गया, तो ये बी का मान रख दिए। इसके बाद साइन 30 डिग्री है, तो साइन 30 लिख दिए। अब सारा मान रखने के बाद यहाँ पर 4.5 गुणे 10⁻² है, 0.25 वो भी लिख दिए। साइन 30 का मान 1/2 है, तो 1/2 लिख देंगे। आगे हम इसको हल करके देखेंगे, तो ये जो बटे का 2 है ऊपर चला जाएगा, तो 4.5 गुणे 10⁻² गुणे 2 हो गया, और नीचे 0.25 हो गया। यदि हम इसको 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 45 दूनी 90 हो जाएगा। 90 में हम इसका भाग करेंगे तो 0.36 जूल प्रति टेस्ला, ये सब कुछ हटा करके इतना आएगा। इसको आप हल करके देख लेना बाकी चीज़। फिर हमारे पास प्रश्न है, एक परिनालिका में पास पास लपेटे गए 800 फेरे हैं तथा इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2.5 गुणे 10⁻⁻4 वर्ग मीटर है और इसमें धारा 3 एम्पियर प्रवाहित हो रही है। समझाएं कि किस अर्थ में यह क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इससे बद्ध चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात करिए। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। जिस प्रकार दंड चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण होता है, उसी प्रकार परिनालिका का भी चुंबकीय आघूर्ण होता है। 3-4 पॉइंट आप और भी लिख सकते हैं। ये छोटे क्वेश्चन में देख सकते हैं कि ये किस तरह क्षण चुंबक जो है या धारावाही कुंडली की तरह व्यवहार करता है, या धारावाही कुंडली क्षण चुंबक की तरह व्यवहार करती है। तो इसको थोड़ा सा बढ़ाना है। ये क्वेश्चन में यहाँ पर ये जो थ्योरी वाला है इसको नहीं लिखा हूँ, न्यूमेरिकल अभी बताता हूँ कि कैसे कैसे करना है। इसमें फेरों की संख्या 800 दी है, तो यहाँ पर 800 लिख लिए। इसके बाद यहाँ पर क्षेत्रफल दिया था 2.5 गुणे 10⁻⁻4, तो ये क्षेत्रफल लिख लिए। फिर धारा का मान 3 एम्पियर दिया है, तो यहाँ पर धारा का मान भी लिख देंगे 3 एम्पियर। ये सारा कुछ लिख देना है। अब हमको इसका परिनालिका का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करना है। तो सूत्र होता है m इक्वल टू एन आई ए। तो n का मतलब यहाँ पर 800 है, i का मतलब 3 है, a का मतलब यहाँ पर 2.5 गुणे 10⁻⁻4 है। यदि हम इन सब का गुणा कर देते हैं तो ये 6000 गुणे 10⁻⁻4 आ जाएगा। फिर यदि -4 हटाना है तो हम 4 अंक इधर जाएंगे, 1 2 3 4, यहाँ दशमलव लगा देंगे, तो 0.6 जूल प्रति टेस्ला इसके चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा। अब हमारे पास 15वां प्रश्न है, किसी परिपथ में धारा 0.1 सेकेंड में 5 एम्पियर से 0 एम्पियर और इसमें औसत विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट प्रेरित होता है, तो इसका स्वप्रेरकत्व ज्ञात करना है। तो पहले देख लेते हैं, डी आई का मतलब धारा में परिवर्तन। तो शून्य से ये 5 से शून्य में बदलती है, तो बाद वाले से पहले को घटाते हैं, तो 0.5 करेंगे तो -5 एम्पियर हो गया। जो इसमें समय अंतराल है ये 0.1 सेकेंड है, तो डी टी बराबर 0.1 सेकेंड हो गया। इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ई बराबर 200 वोल्ट है, तो ये लिख देंगे। अब यहाँ पर जो सूत्र होता है ये होता है ई बराबर -L/dI/dt। विद्युत वाहक बल और स्वप्रेरकत्व के साथ का सूत्र है, इसमें मान रख देंगे। ई का मान 200 हो गया, एल तो हमको निकालना है, डी आई का मान -5 है, डी टी का मान 0.1 है। अब इसमें सबका पक्षांतर कर देंगे, 0.1 इधर जाएगा तो ऊपर, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, अपॉन में 5 आ जाएगा। इसको हल कर देंगे तो ये जो है एल का मान ये 4 हेनरी आ जाएगा इसका मान। अब यहाँ अगला प्रश्न है, अपचाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज 11000 वोल्ट से 440 वोल्ट में परिवर्तित होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या 8000 है तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी? तो जो हमको ज्ञात है पहले लिख देते हैं। यहाँ पर ईपी का मान प्राथमिक कुंडली में जो वोल्टेज है 11000 वोल्टेज है। इसके बाद यहाँ पर द्वितीय में जो है 440 वोल्टेज हमको मिलता है, परिवर्तित कर देता है, तो द्वितीयक का हो गया। अब यहाँ प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी बराबर 8000 है, तो हमको निकालना है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। तो हम सूत्र जानते हैं, ई एस अपॉन ई पी बराबर एन एस अपॉन एन पी। इसको वी एस अपॉन वी पी भी लिख सकते हैं, जो भी आपको लिखना हो। तो यहाँ पर ई एस का मान कितना है, द्वितीयक का 440 है, प्राथमिक का कितना है 11000 है, एन एस की जगह एन एस रखेंगे, एन पी का मान 8000 है। अब इस 8000 को इधर तुरीयक गुणा कर देंगे, इसको हल करके देखेंगे, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या 320 हमको प्राप्त होगी।
अब प्रश्न है, किसी तार में √2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा बह रही है, इसका शिखर मान क्या होगा। तो जो प्रत्यावर्ती धारा और शिखर मान में संबंध है, ये इस तरह से I/RMS बराबर I0√2 है। यहाँ धारा का वर्ग माध्य मूल मान है और यहाँ शिखर मान है। यदि मैं I0 निकालूंगा तो √2 का इधर गुणा हो जाएगा, तो इस तरह से सूत्र। और ये जो मान दिया रहता है वो जनरली I/RMS का मान दिया होता है। आभासी मान तो √2 ये I/RMS का मान हो गया, √2 इस सूत्र का हो गया। दो दो का गुणा कर देंगे तो 2 एम्पियर ये शिखर मान हो जाएगा धारा का। अगला प्रश्न देखिए, यदि तरंग की आवृत्ति 30 मेगाहर्ट्ज हो तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी। तो सूत्र होता है लैम्डा इक्वल टू C/न्यू। सी का मान मतलब प्रकाश की चाल है, 3 × 10⁸ ये परीक्षा में नहीं दिया रहेगा, याद करके जाना है। और न्यू जो है ये आवृत्ति है 30 मेगाहर्ट्ज, तो 30 का ये लिख दिए, और मेगा का मतलब होता है 10⁶। इस तरह से यहाँ पर करेंगे। अब हम एक काम कर रहे हैं कि ये 10⁸ में से 2 शून्य यहाँ पर उतार लिए हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 10⁶ बचेगा। और बटे में 30 है, इस 10⁶ को इधर ले जाएंगे तो -6 हो गया। इसकी घात शून्य हो जाएगी। किसी संख्या की घात शून्य हो, उसका मान 1 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1। इसमें भाग कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 10 मीटर। अगला प्रश्न है, निर्वात में एक आवर्त विद्युत चुम्बकीय तरंग के चुंबकीय क्षेत्र वाले भाग का आयाम B0 बराबर 510 नैनो टेस्ला है। तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या होगा। तो हम सूत्र जानते हैं, C बराबर E0/B0 होता है। तो यदि मुझे E0 निकालना है तो हम B0 का तिर्यक गुणा कर देंगे तो ये CB0 हो गया। अब यहाँ C का मान है 3 × 10⁸, ये प्रकाश की चाल है। और यहाँ 510 है तो ये 510 हम लिख लिए हैं। नैनो का मतलब 10⁻⁻9 है तो वो लिख दिए। अब इसमें हम ये 3 और इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। और यहाँ 8 में से 10⁻⁻9 करेंगे तो 10⁻1 हो जाएगा। और 10⁻1 का मतलब बटे में 10, तो बटे में 10 करेंगे तो 153 न्यूटन प्रतिकूलाम होगा इसका मान। अब है, किसी उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, जल में इसकी फोकस दूरी क्या होगी। वायु जल का जो अपवर्तनांक है 1.33, वायु और कांच के बीच का अपवर्तनांक जो है 1.5 है। इन सवालों को जरूर एक बार लगा के देख लीजिएगा, जिनकी तैयारी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के प्रश्नों को हो गई है, वो इसको लगा लें या देख लें। इनमें सूत्रों का इस्तेमाल करना है, सूत्र बन जाएंगे तो सवाल भी बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम जानते हैं जो यहाँ पर लगेगा लेंस निर्माता सूत्र 1/f बराबर n2 माइनस n1/n1 1/r1 माइनस 1/r2, इस तरह का सूत्र होता है। और यदि यहाँ पर वायु हो तो n1 का मान 1 रख देते हैं, तो μ-1 हम लोग पढ़े हैं, उस तरह से भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम मान रख देते हैं, f का मान इसमें 20 दिया है तो 20 लिख लेते हैं। n2 का मान माने कांच का है तो यहाँ पर 1.5 है। और n1 का मान वायु के लिए 1 होता है तो यहाँ भी 1 रखेंगे, इस तरह से मान रखेंगे। 1/r1 माइनस 1/r2 ये नहीं दिया है तो इसी तरह से हम देख लेते हैं। तो यहाँ फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दी है, उत्तल लेंस है तो प्लस में ले लेंगे। और यहाँ पर जो कांच का अपवर्तनांक दिया है वो 1.5 दिया है। तो ये सारी चीज़ें हमको देखना है। तो ये वायु कांच के लिए हम ये सूत्र लगाए हैं, इस तरह से हम हल कर लेंगे। 1/20 है, यहाँ घटा लेंगे तो 1.5 में ये 1 घटेगा, इस 1 से घटेगा तो 0.5 आएगा। इस 0.5 का पक्षांतर इधर कर लिए हैं तो 1/10 आया, 1/r1 माइनस 1/r2, इस तरह से ये बचा। अब हम दूसरा भाग करते हैं जल और कांच के लिए। तो जब हम जल और कांच के लिए करेंगे तो यही सूत्र फिर से लगाएंगे यहाँ पास। तो देखिए यहाँ पर जो लिखेंगे, ये कांच का अपवर्तनांक, ये जल का अपवर्तनांक, यहाँ जल का अपवर्तनांक, और फोकस दूरी तो हमको पता नहीं है तो इसको वैसे लिख देंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 1/f। ये कांच का अपवर्तनांक 1.5, ये जल का अपवर्तनांक 1.33, और यहाँ भी 1.33, और ये सारी चीज़ें ऐसे लिख दी। यदि 1.5 में 1.33 घटाएंगे तो 0.17 आएगा। अब यदि यहाँ भी 2 अंक दशमलव है, यहाँ भी 2 अंक दशमलव है, तो हटाएंगे तो 17/133 हो जाएगा। और यदि इसको आगे और हल करना चाहते हैं तो फिर आगे देख लेते हैं। इसको अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रख देंगे। तो मान कहाँ रखना है देख लीजिए, 1/f की जगह हम 1/f रख दिए, 17/133 की जगह 17/133 रख दिए। अब यहाँ पर देखिए 1/r1 और r2, ये भी यहाँ पर है 1/r1 और माइनस 1/r2, इसका मान 1/10 है, इसकी जगह पर 1/10 रख देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, इसको हम सीधा करते हैं, ये बटे में f है, इस f को उल्टा करेंगे तो ये सारा चीज़ उल्टा हो जाएगा। माने ये 1330 है तो ये ऊपर चला जाएगा और 17 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस तरह से इसमें भाग करेंगे हम तो ये 78.2 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी होगी जल के अंदर।
अब हमारे पास प्रश्न है, किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के संपर्क में 20 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के साथ संपर्क में रखा गया है। इस संयोजन से बने लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। बताइए कि यह लेंस अपसारी होगा कि अभिसारी होगा। तो चलिए देखते हैं, जो यहाँ पर मान दिया है उसको पहले देख लेते हैं। तो ये 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी किसकी दी है? उत्तल लेंस की, इसलिए इसको धन में लिख दिए हैं। फिर ये जो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दिया है वो अवतल लेंस की है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में है, तो ये लिख दिए। अब हमको निकालना है संयुक्त फोकस दूरी। तो जो हमारे पास सूत्र होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ f1 का मान कितना है? 30, तो 30 रख दिए हैं। फिर इसके बाद यहाँ 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर रख दिए हैं। अब यहाँ पर लघुत्तम लेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा, और इस तरह से 2 माइनस 3 ऊपर का मान आ जाएगा। इसको घटाएंगे तो -1/60। अब f को ऊपर लिख देंगे तो 60 भी ऊपर चला जाएगा, तो f बराबर 60 सेंटीमीटर ये आया। ये माइनस में आ गया। इस तरह से अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर -60 है अपसारी लेंस, या बगल में लिख सकते हैं अवतल लेंस। अब यहाँ अगला प्रश्न देखते हैं, किसी छोटी दूरबीन के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर, नेत्रिका की फोकस दूरी 6 सेंटीमीटर है। दूरबीन की आवर्धन क्षमता कितनी होगी तथा अभिदृश्यक तथा नेत्रिका के बीच बने पृथक्कन दूरी क्या होगी? यहाँ एफओ का मान दिया है, माने अभिदृश्यक की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर है। एफ ही का मान दिया है 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर ये नेत्रिका की फोकस दूरी को एफ ही लिख लेते हैं। अब हम यहाँ पर आवर्धन क्षमता निकालना चाहते हैं, तो सामान्य स्थिति में दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर -FO/f ही होती है। तो एफ ओ का मान 144 है तो यहाँ 144 लिख देंगे। एफ ही का मान 6 है तो यहाँ 6 लिख देंगे। भाग करेंगे तो ये -24 इसकी आवर्धन क्षमता हो जाएगी। अब बात होती है प्रतिकन दूरी की। तो प्रतिकन दूरी का मतलब यही है कि दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो एफ ओ प्लस एफ ही होती है। यहाँ एफ ओ का मान 144 है तो 144 लिख दिए, एफ ही का मान 6 है तो 6 लिख दिए। तो ये कितना आ गया? 150 सेंटीमीटर। इस तरह से प्रतिकन दूरी हो जाएगी। अब प्रश्न है, अपवर्तनांक 1.55 के दो कांच के दो फलकों की वक्रता त्रिज्या समान है, इससे उभयोत्तल लेंस बनाया जाता है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो हमें ज्ञात है यहाँ पर f बराबर 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर यह भी ध्यान देना है कि उत्तल दिया है कि अवतल दिया है। यदि उत्तल दिया हो तो धन का चिन्ह फोकस में लगाना है, और यदि अवतल दिया हो तो माइनस का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पर ये उभयोत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है, इसलिए यहाँ प्लस में लगाए हैं। अब यहाँ R1 कोई भी लेंस बनता है दो पृष्ठों से इस तरह से बनता है, तो एक की त्रिज्या हम R1 मान लिए, दूसरे की त्रिज्या ये दूसरी दिशा में होगी इसलिए -r सेंटीमीटर कर लिए दूसरा, और म्यू का मान 1.55 दिया है तो ये लिख लिए। अब हमको यहाँ पर जो लेंस निर्माता सूत्र होता है उसका इस्तेमाल करना है। तो 1/f = μ-1, और ये इन ब्रैकेट 1/r1 -1/r2 होता है। सब मान रख देते हैं। f का मान 20 सेंटीमीटर, म्यू का मान 1.55 ये रख दिए, -1 भी यहाँ पर रख दिए। R1 का मान यहाँ पर हम R माने हैं, R2 का मान -R माने, तो इस तरह से रख दिए। आगे के स्टेप में देखें तो ये 1/20 ही हो गया। यहाँ से एक एक घट जाएगा तो 0.5 बचेगा, और यहाँ 1/r ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो जुड़ के हो जाएगा 2/r। अब हमको r निकालना है, तो r का हम तिर्यक इधर गुणा कर देंगे, 20 को इधर ले आएंगे तो 0.55 फिर गुणे में 2 हो गया, गुणे में 20 हो गया। इस तरह से जो वक्रता त्रिज्या है उसकी वो 22 सेंटीमीटर होगी। फिर यहाँ प्रश्न है, किसी उभयोत्तल लेंस के दो फलकों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर तथा उसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो कांच के अपवर्तनांक को ज्ञात करिए। तो यहाँ पर f का मान 12 सेंटीमीटर है तो यहाँ 12 लिख दिए फोकस दूरी, और ये उत्तल है इसलिए यहाँ पर ये उभयोत्तल लिखा इसलिए प्लस में लिखे। फिर R1 का मान 10 सेंटीमीटर है तो 10, और दूसरी त्रिज्या ऋण में होती है तो R2 का मान -15, 15 यहाँ लगा है, माइनस आपको लगा के रखना है। अब हम फिर से जानते हैं वही सूत्र लगेगा, लेंस निर्माता सूत्र, और इसमें हम मान रख देंगे। तो 1/f = μ-1 1/r1 -1/r2 होता है। चलिए इसके मानों को रखते हैं, जो हमको दिया है वो मान हम देख लेते हैं। तो यहाँ f की जगह पर f का मान कितना दिया है? 12, तो 12 लिख दिए। म्यू का मान हमें ज्ञात करना है, वही लिख दिए, 1 भी लिख देंगे। R1 का मान यहाँ 10 दिया है तो R1 की जगह पर यहाँ 10 रख दिए, और R2 का मान -15 है तो -15 ये मान रख दिए। मान रखने के बाद यहाँ पर देखिए उसी को उतार दिए, इसको भी उसी को उतार दिए। यहाँ 10 और -15 है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 10-15 का लघुत्तम 30 होगा, और ऊपर 3 और +2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये 5/30 आया। भाग करेंगे तो 5 × 5 = 5, 5 × 6 = 30, इस तरह से आ जाएगा। तो एक स्टेप यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो,
फिर इस 6 का त्रिया गुणा कर देंगे इधर, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12 माने 1/2 आ जाएगा। इधर क्या बचा, μ-1। अब यहाँ 1/2 का मान 0.5 होता है, -1 का +1 होता है, तो ये म्यू बराबर 0.15 + 1 हो गया, तो म्यू बराबर 1.5। अब यहाँ प्रश्न है, वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोली पृष्ठ पर पड़ता है। यदि n बराबर 1.5 और वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो, तो प्रकाश स्रोत से पृष्ठ की दूरी 100 सेंटीमीटर हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ पर अब हम देख लेते हैं इसका जो जो दिया है। r बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है, ये वक्रता त्रिज्या का मान हो गया। म्यू का मान 1.5 दिया है, ये लिख लिए। और जो u का मान है, वस्तु की दूरी है, वो 100 सेंटीमीटर है, तो u बराबर -100 सेंटीमीटर हो गया। अब ये बात करता है गोली पृष्ठ का, तो यहाँ पर गोली पृष्ठ के अपवर्तन सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये होता है μ-1/r बराबर μ/v-1/u। इसमें मान रख देंगे, तो म्यू का मान 1.5 है, यहाँ 1 है, r का मान 20 है, तो यहाँ 20 लिख दिए। फिर ये म्यू का मान 1.5 है, फिर v लिख दिए। फिर ये u लिखे, u का मान -100 है, तो -100 रख दिए। मान आप खुद रख के देख लीजिएगा। यहाँ 1.5 में 1 घटेगा तो 0.5 आएगा, ये 20 ही रहेगा। अब यहाँ 1.5 तो हम लिख लिए, माइनस माइनस प्लस, और इसका पक्षांतर कर दिए तो इधर आ गया। अब यहाँ पर हमको लघुत्तम लेना है, तो यहाँ पर देखिए दशमलव हटाएंगे तो 200 माइनस 1/100 हो जाएगा, 1.5 अभी हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका लघुत्तम कितना होगा, 200, तो 5 माइनस 2 आ गया, और ये 1.5 है, इसको आप हल करके देख लीजिएगा। 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, बटे 200 हो गया, 1.5। अब हमको v का मान निकालना है, तो v को इधर कर देंगे, 200 और 3 को इधर कर देंगे, तो इस तरह से यहाँ पर ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब आपतित प्रकाश की दिशा में पृष्ठ से 100 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब यहाँ अगला प्रश्न है, 30 सेंटीमीटर ऊंची बिंब 21 सेंटीमीटर वाले फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 14 सेंटीमीटर दूर रखी है। लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का वर्णन कीजिए। तो यहाँ f का मान 21 सेंटीमीटर हो गया, क्योंकि ये उत्तल लेंस है। वस्तु की दूरी -14 सेंटीमीटर हो गई, ये 14 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर इसकी ऊंचाई भी दिया है h 3 सेंटीमीटर, हालांकि ज़रूरत नहीं है, पर ये भी लिख लेते हैं। अब यहाँ हम जानते हैं कि ये लेंस के लिए है, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लेंस सूत्र हम लगाएंगे। मान रख देंगे, तो यहाँ f का मान 21 हो गया, u का मान -14 हो गया, v का मान निकालना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अगले स्टेप में -14 का हम यहाँ पक्षांतर कर दिए हैं। पक्षांतर करने के बाद इसका लघुत्तम लेंगे तो 42, तो 2 - 3 1/v आ गया। इसको हल करेंगे तो -1/42 होगा। अब v को ऊपर लिख देंगे या v को इधर लिख देंगे तो 42 इधर चला जाएगा, v का मान -42 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ पर हमको प्रतिबिंब की प्रकृति बताना है, तो आवर्धन क्षमता पहले निकालेंगे। m बराबर v/u होता है। v का मान -42 है, -42, u का मान -44 है, तो -44, इसमें भाग करेंगे तो 14 × 42, ये 3 आ गया। तो वस्तु जब एक से बड़ा आए, मानी वस्तु कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। इसके बाद इसका चिन्ह देख लेते हैं, ये प्लस में आया इसके सामने, तो ये आभासी होगा, सीधा होगा। यदि यह माइनस में आ जाता तो वास्तविक और उल्टा हो जाता। अगला प्रश्न है, यदि f बराबर 0.5 मीटर हो तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो फोकस दूरी 0.5 सेंटीमीटर दिया है, लेंस की क्षमता 1/f होती है, तो 1/0.5 होगा। दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, और भाग करेंगे तो 2 डायोप्टर या 2d हो जाएगा। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, जो 28वां नंबर का प्रश्न है, उसको देख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर गहराई वाले बर्तन में कोई द्रव भरा है। इसके तल पर रखे सिक्के की गहराई 8 सेंटीमीटर मापी जाती है, तो द्रव का अपवर्तनांक कितना होगा। तो जो अपवर्तनांक बराबर होता है, म्यू बराबर ये होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, h/h/h। तो यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर है वास्तविक गहराई, 8 सेंटीमीटर आभासी गहराई, इसमें भाग करेंगे तो 1.25 आ गया, तो उस द्रव का अपवर्तनांक 1.25 होगा। इसके बाद 29 नंबर के प्रश्न में है, यहाँ पर उसको भी देख लेते हैं। उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करिए जिसका क्रांति कोण 45 डिग्री है। तो यहाँ पर म्यू बराबर कॉसेक सी होता है, लेकिन सी का मान 45 दे दिया है, तो कॉसेक 45 का मान √2 होता है, √2 का मान 1.4 होता है, तो माध्यम का अपवर्तनांक 1.4 हो गया। फिर अगला प्रश्न है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी जबकि प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो अनंत पर आवर्धन क्षमता सरल सूक्ष्मदर्शी की m बराबर d/f होता है। d का मान नहीं दिया रहेगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मान 25 सेंटीमीटर, f का मान यहाँ 10 दिया है, तो 10 लिख लेंगे, भाग करेंगे तो 2.5 हो जाएगी इसकी आवर्धन क्षमता। फिर हमारे पास ये अगला प्रश्न देख लीजिए। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 मिलीमीटर तथा पर्दे की दूरी 1.4 मिलीमीटर है।
केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है। प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ जो डी का मान है 0.28 मिलीमीटर है, तो ये जो 0.28 गुणे 10⁻³ मिलीमीटर को -3 लिखते हैं। अब यहाँ पर ये 2 अंक दशमलव हम इधर और खिसका देंगे तो 10⁻⁵ मीटर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ डी का मान कितना है, 1.4 मीटर है, तो 1.4 मीटर। फिर यहाँ पर जो फ्रिंजों के बीच की दूरी है वो 1.2 सेंटीमीटर है, तो एक्स का मान 1.2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को बदलेंगे तो 10⁻² मीटर हो जाएगा। अब ये चतुर्थ फ्रिंज की बात कर रहा है, तो एन का मान कितना हो गया, 4 हो गया। इस तरह से हम प्रश्न को देख करके मान रख लेंगे। अब हमारे पास जो सूत्र है उसको देख लेते हैं। तो सूत्र होता है x बराबर एन लेमडा डी अपॉन डी। यहाँ से हमको लेमडा निकालना है, तो हम इसका पक्षांतर कर देंगे डी का और इस डी का और एन का, तो सूत्र इस तरह से बन जाएगा। अब इसमें हम मान रख देते हैं, तो ये x है, x का मान यहाँ पर देख लीजिए 1.2 गुणे 10⁻², तो x का मान हो गया। फिर ये स्मॉल डी का मान है, तो स्मॉल डी का मान ये वाला रख देंगे। इसके बाद यहाँ n है, तो n का मान ये 4 रख दिए, कैपिटल डी का मान 1.4 रख दिए। इस तरह से इसका मान रखे। मान रखने के बाद हमको क्या करना है, इसको हल करके देखते हैं। तो यहाँ पर जब हम हल करेंगे तो सारा कुछ हल करने पर 6 गुणे 10⁻⁷ आएगा। अब यहाँ पर ये है कि 2 शून्य बढ़ा रहे हैं, तो -7 को ये -9 कर देंगे। अब ये 10⁻⁹ का मतलब नैनो होता है, तो n लिख देंगे उसकी जगह, तो लेमडा हो जाएगा 600 नैनोमीटर। अब हमारे पास प्रश्न है, हाइड्रोजन की निम्नतम अवस्था की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ जो निम्नतम अवस्था की ऊर्जा दिया है E बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ गतिज ऊर्जा जो होती है कुल ऊर्जा के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, तो यहाँ माइनस लगाए। फिर E का मान -13.6 है, तो ये प्लस में हो जाएगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये गतिज ऊर्जा हो जाएगी। स्थितिज ऊर्जा जो होती है कुल ऊर्जा की 2 गुनी के बराबर होती है, तो यहाँ 2 लिखे। फिर इसके बाद यहाँ ई का मान रख दिए -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, गुणा कर देंगे तो -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मान हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, पाषाण श्रेणी में विद्यमान लघुत्तम तरंग दैर्ध्य क्या है। तो पाषाण श्रेणी में विद्यमान लघुत्तम तरंग दैर्ध्य के लिए हम यहाँ पर रिडबर्ग सूत्र लगाएंगे। तो 1/λ बराबर आर 1/f² - 1/i² होता है। एन लिखें या न लिखें, फाइनल और इनिशियल से मतलब है। तो यहाँ पर ये आर का मान हो गया। इसके बाद यहाँ एफ का मान 3 हो गया, क्योंकि पाषाण श्रेणी है, तो पाषाण श्रेणी में जो एन होता है वो 3 होता है। और जो हमको ये है कि लघुत्तम तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है, तो जब इलेक्ट्रॉन अनंत से कूदता है तीसरी कक्षा में, तब लघुत्तम तरंग दैर्ध्य प्राप्त होगी, इसलिए यहाँ पर अनंत लिखे हैं। अब इसको आगे हल करेंगे तो इसका मान तो 0 हो जाएगा, तो ये पूरा लिख दिए हैं और 3 का वर्ग कर दिए, 1/9 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1/λ का मान है, तो लैम्डा को हम लिख रहे हैं ऊपर, इसलिए जो इसको भी उल्टा कर देंगे, 9 को ऊपर लिख देंगे, ऊपर वाली चीज़ें नीचे लिख देंगे। इसको हल करेंगे तो 8.20 गुणे 10⁻⁷ आ गया। अब ये 0.2 अंक खिसकाएंगे तो यहाँ -2 और हो जाएगा। तो इस तरह से 820 गुणे 10⁻⁹ हो गया। 10⁻⁹ को नैनो लिखते हैं, तो 820 नैनोमीटर इससे निकलने वाली तरंग दैर्ध्य का मान होगा, लघुत्तम तरंग दैर्ध्य का। तो यहाँ से इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल समाप्त होते हैं। आप इनकी तैयारी करिए, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।